नमस्कार पेरेंट्स। आपको पता होगा कि सैनिक स्कूल सोसाइटी ने ई काउंसलिंग का गाइडलाइंस अपलोड कर दिया है। मैं आपको इसे पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आपको पता होगा, फिर भी आपको बता दूँ कि न्यू सैनिक स्कूल्स का फ़ी स्ट्रक्चर, एजुकेशन बोर्ड एंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल टू स्कूल डिफ़र करता है। अभी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, गाइडलाइंस जो हैं, उसे मैं पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसके सैलिएंट फीचर्स जो हैं वो है कि 33 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स हैं और 18 न्यू सैनिक स्कूल है जिसके लिए सारा एडमिशन प्रोसीजर होगा। और अभी यह सभी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है कि वह ई काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करे फॉर फर्दर प्रोसीजर और उसको सीट मिलने के लिए। सीट जो अलोकेट होगा वह जो फैक्टर्स हैं लाइक डोमिसाइल स्टेटस कैटेगरी, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड डिफेंस, इसके ऊपर उनके अपने ऑल इंडिया रैंक के आधार पे उनका एडमिशन होगा इन एज़ पर उनका प्रेफरेंस ऑफ स्कूल्स। आशा है कि अभी तक आपने अपने स्कूल्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया होगा, क्योंकि टोटल 10 स्कूल्स का प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, जिसमें कि जो आपने ड्यूरिंग एडमिशन फॉर्म फिलअप के टाइम में जो ऑप्ट किया था वह बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑप्शन 1 रहेगा। उसके अलावा 9 और आप कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स है उसके लिए। और सैनिक स्कूल ने इस बात को क्लियर किया है कि सैनिक स्कूल सोसाइटी इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फुल सिलेक्शन और एडमिशन प्रोसीजर। किसी भी दूसरे साइट से या किसी भी दूसरे प्रोसीजर के थ्रू आपको एडमिशन नहीं हो सकता है। और जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी कोई यूनिफॉर्म नहीं है, लाइक एज डिसाइडेड इन एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स। उनका एक क्राइटेरिया है, बट दिस क्राइटेरिया इज़ नॉट फॉर द न्यू सैनिक स्कूल्स। उनका स्कूल मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि वो एडमिशन किस तरह से लेंगे। दूसरा, यह क्लियर किया है कि तेलंगाना जो कि नया स्टेट बना है और लद्दाख जो कि अब यूनियन टेरिटरी है, उसके रिगार्डिंग जो तेलंगाना स्टेट है उसके कैंडिडेट्स को आंध्रा के जो 2 सैनिक स्कूल्स हैं उसमें उसको होम स्टेट का माना जाएगा, जो कि कोरुकोंडा और कलीकिरी के लिए है। और जो लद्दाख है वो सैनिक स्कूल नगरोटा जे.एंड.के लिए होम स्टेट के माने जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग 10 सैनिक स्कूल्स हैं उसमें जैसा मैंने बताया है कि उसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं टोटल 10, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा वो आपने जो ऑप्ट किया था ड्यूरिंग फॉर्म सबमिशन वही रहेगा। ऐसे बच्चों ने जिन्होंने एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल दोनों का ही ऑप्शन दिया था, उनका 2 तरह से उनका क्राइटेरिया रहेगा। जो ऑप्शन ए है उसमें फर्स्ट डिफ़ॉल्ट जो आपने ऑप्ट किया वही रहेगा, 9 दूसरे एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल से होंगे और 5 आपका न्यू सैनिक स्कूल में आप कंसिडर आपका किया जा सकता है। ऑप्शन बी ऐसे बच्चों के लिए है दोज हु आर ऑलरेडी स्टडिंग इन एनी न्यू सैनिक स्कूल। उनके लिए अगेन नंबर 1 उनका जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्ट होगा वही होगा 10 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स, और जो 5 है न्यू सैनिक स्कूल्स में से वो अगेन ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि इनके लिए ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। अभी जो बच्चे सारे के सारे ऑप्ट करेंगे, ऑप्ट करने के बाद उनको कोई एक ही सीट अलोकेट किया जाएगा जो कि उन्होंने अपने चॉइस में से दिया होगा। और इन केस ड्यूरिंग सिलेक्शन ऐसा कई बार हुआ है कि सेम रैंक में सेम मार्क्स के साथ कई सारे बच्चे हैं, तो अगर ऐसा टैली होगा कि सेम मार्क्स हों बच्चों का, एक से ज़्यादा बच्चों का, तो उसमें जो प्रायोरिटी होगा वह उसको इस तरह से दिखाया गया है, प्रायोरिटी 1 2 3 4। लाइक इस तरह से जो मैथमेटिक्स में अगर ज़्यादा जिसका नंबर होगा उसको प्रायोरिटी 1 दिया जाएगा, अगर वो भी सेम है तो इंटेलिजेंस का देखा जाएगा, अगर वो भी सेम है तो लैंग्वेज, और फाइनली जिस बच्चे का उम्र कम होगा, जिसका एज कम होगा, उनको प्रायोरिटी में रखा जाएगा, हाई प्रायोरिटी में। उसके बाद है कि एडिट ऑप्शन भी दिया गया है,
अगर आपको फॉर्म फिलिंग के समय में आपने डोमिसाइल स्टेट और जेंडर में अगर कुछ गलती की हुई है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, अपने डोमिसाइल स्टेट को सुधार सकते हैं। और जेंडर, ऐसा हो सकता है कि मेल ने फीमेल, फीमेल ने मेल ऐसा ऑप्शन कर दिया हो गलती से, तो वो आप सुधार सकते हैं। अब है कि रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग अप चॉइसेस। आपको जो रजिस्ट्रेशन अभी जो ओपन होगा 6 तारीख से 13 तारीख के बीच में, वह एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आपको उसमें एक्सेस कर सकते हैं और आपको सारे के सारे रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखने हैं। आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जो आपने ईमेल आईडी दिया हुआ है उसके ऊपर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद कैंडिडेट्स हैव टू स्टेट देयर ओन पासवर्ड और अगेन उनको साइन इन करना है यूजिंग जो एप्लीकेशन नंबर एंड द न्यूली सेट पासवर्ड। कैंडिडेट्स को जो सारे डिटेल्स वहाँ पे हैं वो सारे पॉपअप होंगे सामने में और दे हैव टू कंफर्म द डिटेल्स। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो इस ई काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं करता है तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सीट एलोकेशन। अभी जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होने जा रहा है वह राउंड 1 के लिए होगा और ये आगे भी होते रहेंगे, राउंड 1 के बाद राउंड 2, राउंड 3, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और ये जो ई काउंसलिंग का प्रोसीजर है दैट विल बी सेम फॉर एवरी राउंड। अभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने जो भी डिटेल्स हैं वो चेक करने के बाद उनको अपने चॉइसेस को लॉक करना है। और ये जो लॉक करने के बाद भी लेकिन आप जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है उस बीच में आप उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने चॉइस फाइनली सबमिट कर दिया तो उस प्रिस्क्राइब्ड डेट के बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अभी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ईच राउंड कैंडिडेट्स विल बी गिवन अगेन गिवन अ स्कूल चॉइस। अभी पहले राउंड में मान लिया कि किसी बच्चे का नहीं हुआ तो उनको अगेन अपने आप को रजिस्टर करना है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने रजिस्टर कर दिया तो वो अगले राउंड के लिए भी माना जाएगा। आपको अगेन रजिस्टर करना होगा और अगेन आप अपने स्कूल को की प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं। जो पहली बार डाला था वो अगली बार अगेन आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं एज पर अवेलेबल सीट एंड योर प्रायोरिटी। जैसा मैंने बताया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी राउंड विल बी अवेलेबल फॉर कैंडिडेट्स। द फ्रेश चॉइस फिलिंग ऑफ स्कूल्स विल बी अवेलेबल फॉर वैकेंट स्कूल सीट्स। अगर बच्चे का सीट एलोकेट हो जाता है किसी एक स्कूल में तो उसके बाद राउंड 1 के बाद जो रिज़ल्ट आएगा तो उसमें क्या ऑप्शन अवेलेबल रहेगा ये बताया गया है कि आपको कैंडिडेट्स हैव टू लॉग इन टू जो सैनिक स्कूल पोर्टल है 2023 उसमें, और दे हैव टू चेक इफ़ अ सीट इज़ एलोकेटेड इन दैट राउंड। अगर होता है, अगर सैनिक स्कूल ने बोला कि आपको एक सीट एलोकेट किया गया है तो दे विल बी गिवन 3 ऑप्शंस जो कि होगा एक्सेप्ट, रिकन्सिडर एंड एग्जिट। अब ये क्या है, जैसा कि नाम से है पता चल रहा है कि अगर आपको जो गिवन स्कूल है अगर आप उसको लाइक करते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना है, अगर आप उस स्कूल से सेटिस्फाइड हैं तो, और आपको फर्दर जो प्रोसीजर है उसके लिए जाना है, जो एडमिशन प्रोसीजर है लाइक मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल वेरिफिकेशन, उसके लिए जाना है। अगर आप एडमिशन इसमें नहीं ले सके या आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप फर्दर राउंड से आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्लियर कहा है सैनिक स्कूल सोसाइटी ने कि यू हैव टू ऑप्ट एनी ऑफ द गिवन ऑप्शंस। अगर आपने नहीं ऑप्शन को ऑप्ट किया तो दे विल कंसीडर एज यू आर नॉट विलिंग फॉर द फर्दर काउंसलिंग स्टेजेस एंड आपको एग्जिट माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप जो उसके फर्दर प्रोसीजर्स हैं उसके लिए आपको जो एक नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं उन्होंने जो स्कूल दिया है वह आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप रिकंसिडर आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन
इसका मतलब ये होगा कि जो सीट आपको दिया गया है उसको आप डिक्लाइन कर रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और रिकन्सिडर करना चाहते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट राउंड में भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप पुराने जो आपको दिया गया था उसके लिए आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट सीट विल बी एलोकेटेड टू सम अदर कैंडिडेट। तो आप रिकन्सिडर ऑप्ट करने के पहले इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपको दोबारा फिर पुराने सीट को क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। तीसरा ऑप्शन रहेगा एग्ज़िट, जिसका मतलब है कि आपको जो दिया गया स्कूल है वो भी पसंद नहीं है और आप फर्दर राउंड से बाहर होना चाहते हैं। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपने किसी एक को भी अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो आपको जो थर्ड ऑप्शन है सैनिक स्कूल उसी को कंसिडर करेगा, एग्ज़िट वाले को, इसलिए आपको करना है। उसके बाद है कि द कैंडिडेट्स नीड्स टू टेक एक्शन बिफोर लास्ट डेट और टाइम, अदरवाइज सीट विल बी कैंसिल्ड एंड कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स। अभी जो फर्स्ट राउंड है या सेकेंड राउंड है, जब भी आपका एलोकेशन होता है वह आपके लिए प्रोविज़नल ऑफ़र रहेगा। आपको अगर सीट सैनिक स्कूल कोई अगर कॉल करता है तो दैट इज़ ओनली प्रोविज़नल, बिकॉज द फाइनल एडमिशन विल बी सब्जेक्ट टू योर मेडिकल फिटनेस, योर फिजिकल प्रेजेंस एंड सबमिशन ऑफ द वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो अभी आपका जब हो जाता है प्रोविज़नल सिलेक्शन हो जाता है और आपको जब कॉल किया जाता है तो आपको फर्दर क्या आपको स्टेप्स करने हैं वह इसमें बताया गया है। सबसे पहले आपको जैसा बताया जाता है उस मेडिकल सेंटर पे एज़ पर द स्लॉट अलॉटेड बाय द एडमिटिंग स्कूल, जो स्कूल आपको जिस मेडिकल सेंटर के लिए आपको अलॉकेट करेगा वहाँ पे आपको गिवन टाइम पे पहुँचना है। जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स है उसके लिए फॉर्मेट ऑफ द मेडिकल फॉर्म जो है वो EISS जो पोर्टल है उस पर आपको अवेलेबल किया जाएगा, जिसको कि आपको लेकर के जाना होगा। और जो न्यू सैनिक स्कूल्स है उसके लिए प्रोसीजर थोड़ा अलग है। द कैंडिडेट्स नीड टू टेक अ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड गवर्नमेंट फिजिशियन। जो भी आपके नियर बाई प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट फिजिशियन हैं उनसे आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। आपके लिए कोई इस तरह का मेडिकल सेंटर एडमिटिंग स्कूल के द्वारा अलॉट नहीं किया जाएगा, ये आपको खुद से करना है। आपका मेडिकल फिटनेस के बाद अभी आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में है दिस इज़ फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द अलॉटेड स्कूल। इसमें कि कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट एट द एडमिटिंग स्कूल एंड प्रोड्यूस ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको लग रहा है कि आपने जो होम चूज़ किया है तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप किसी कास्ट कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने जो भी दिया होगा सबमिट किया होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके लेके जाने हैं। कोई डिफेंस कैटेगरी है तो यू हैव टू प्रोड्यूस फ्रॉम योर ऑफिस सर्टिफाइंग दैट आप डिफेंस कैटेगरी के हैं। उसमें जनरली एक टू होम सो एवर कंसर्न फॉर्म एक आता है जिसमें कि आपका कमांडिंग ऑफिसर इंचार्ज और आपके जो सीनियर ऑफिसर हैं दे कैन सर्टिफाई दैट यू आर फ्रॉम देयर यूनिट। और अगर कोई एक सर्विसमैन है तो उनको जो PPO होता है उसकी कॉपी लेकर के उनको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला है कि अगर आपने प्रोड्यूस नहीं किया आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को तो योर एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। सो यू हैव टू कीप ऑल द वैलिड सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रेडी व्हाइल यू आर गोइंग फॉर फिजिकल अपीयरेंस टू फिजिकल वेरिफिकेशन टू द एडमिटिंग स्कूल। अभी आता है उसके बाद अगर आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों अगर आप क्लियर हो जाते हैं, मतलब कि आपका मेडिकली भी फिट है बाय द जो भी है मेडिकल सेंटर वहाँ से या फिर बाय द मेडिकल सर्टिफिकेट, और आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी अगर आप क्लियर हो गए हैं तो आपको फिर स्कूल फ़ी पेमेंट करने के लिए बोलेगा। ठीक है ना, आपको वहाँ पे फ़ी पेमेंट करना है टू गेट योर एडमिशन कन्फर्म्ड। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो अगेन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा।
अच्छा, यह स्कूल ने क्लियर किया है, दो दो जगह पे इस बात को क्लियर किया है कि इट इज़ द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान ट्रेवल टू गेट एवरी प्रोसेस डन इन गिवन टाइम लाइन। अभी क्या है कि आगे के जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे तो अभी समय काफ़ी कम बचा है, क्योंकि ऑलरेडी आज मार्च का 4 मार्च चल रहा है, और आपको 1 अप्रैल से अगर उनका सेशन स्टार्ट भी करना है, हो सकता है कुछ डिले हो जाए, तो उसके बीच में कई राउंड्स होने हैं और उसमें सारे प्रोसीजर करने हैं, एवरी टाइम रजिस्ट्रेशन, एवरी टाइम शॉर्ट लिस्टिंग, और दैट मेडिकल फिटनेस, और आपका जो फिजिकल सर्टिफिकेशन सब है। तो आपको फिर टाइम लाइन बहुत कम दिया जाएगा, और दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट और उसके पेरेंट्स का है कि आप गिवन टाइम में जो भी जहाँ पे भी सेंटर दिया गया वहाँ पे आपको पहुँचना है। अभी कुछ बच्चों को होल्ड पे भी रखा जा सकता है, जिसके लिए कुछ जो पॉइंट्स हैं बताए हैं सैनिक सोसाइटी ने, कि अगर जो कैंडिडेट है वह मेडिकली अनफिट हो जाता है जो मेडिकल बोर्ड है उसके द्वारा, तो फिर आपको जो एक रिव्यू मेडिकल बोर्ड होगा उसके सामने आपको अपीयर होना पड़ेगा, जो भी डिजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ पे, और जो टाइम आपको दिया गया है उस समय पे, और दैट विल बी ऑन द स्टूडेंट्स ओन एक्सपेंस। वह सैनिक स्कूल नहीं वेयर करेगा, और सैनिक स्कूल विल चार्ज ₹100 for the general candidates and ₹50 for SC/ST, ₹100 for general, defense, OBC, and ₹50 for SC/ST candidates for holding review medical board. मेडिकल बोर्ड के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं, लेकिन जो आपका ट्रैवलिंग होगा और आपके ये सब आपके ओन एक्सपेंस पे होंगे, आपकी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगी। दूसरा हो सकता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट है वह आप नहीं पूरा कर पाए, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो अगर आपने गिवन टाइमलाइन पे आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके सर्टिफिकेट्स जो हमने ऊपर बताए हैं, अगर आप नहीं दे पाएंगे तो हो सकता है कि आपको कैंसिल कर दे आपका एडमिशन, या फिर अगर आपका केस जेन्युइन है, स्कूल अथॉरिटी को लग रहा है कि नहीं आपका केस जेन्युइन है और आपको थोड़ा और टाइम दिया जा सकता है, तो आपका एडमिशन होल्ड पे रहेगा। ठीक है, और इन ऑल होल्ड केसेस द सीट विल बी ब्लॉक्ड टिल स्कूल एक्सेप्ट और रिजेक्ट द कैंडिडेट स्टेटस ऑन पोर्टल। अभी जब तक कि आपका रिव्यू मेडिकल बोर्ड का रिजल्ट नहीं आ जाता है और आपको जो स्कूल ने कुछ टाइमलाइन दिया है आपके जेन्युइननेस को देख करके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, वो जब तक हो नहीं जाता है, अगर हो जाता है तब तो आपको एक्सेप्ट कर लेगा स्कूल, और नहीं कर पाए आप तो आपको फिर स्टेटस में रिजेक्ट आपको कर देगा। तो टिल दैट टाइम दैट सीट विल बी ब्लॉक्ड, और उस बीच में उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो फॉर ऑब्वियसली फॉर फर्दर राउंड्स दैट विल बी कंसिडर्ड। अभी डिस्क्रिपेंसी क्या हो सकती है जो डॉक्यूमेंट्स की है, मेडिकल का तो हम अलग से चर्चा करेंगे, बट डॉक्यूमेंट्स का क्या हो सकता है कि अगर आपको जेंडर की डिस्क्रिपेंसी है, जैसा कि आपने देखा था कि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर ई काउंसलिंग आपको जेंडर और आपका डोमिसाइल चेंज करने का भी उसमें ऑप्शन मिलता है, अगर आपने रॉन्गली ऑप्ट किया है तो। अगर फिर भी आप अगर उसमें ड्यूरिंग फिजिकल अपीयरेंस अगर आपका जेंडर जो गलत उसमें भरा हुआ था, कोई अगर लड़का है उसका फीमेल ऑप्ट किया हुआ है, और जो गर्ल है उसका अगर मेल करके रखा हुआ है, तो आपका उस समय कैंसिल हो जाएगा, और आपको अगले राउंड के लिए अगेन सब्सिक्वेंट राउंड के लिए आप जा सकते हैं, बट उस राउंड के लिए आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका जो उस समय का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो स्कूल ने है वो वर्कआउट किया है आपके गिवन जेंडर पे, आपके गिवन कैटेगरी पे। तो दूसरा है डोमिसाइल डिस्क्रिपेंसी। अगर आपने डोमिसाइल में अगर आपने गलती की हुई है तो आपके सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको फर्दर भी फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना है, आपको जब एडिट ऑप्शन मिलता है ड्यूरिंग ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, तो आप इस दोनों चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपना जेंडर और आपका डोमिसाइल
ये दो आप फिर से चेक करें और उसको फिर से कंफर्म करें। तीसरा हो गया कैटेगरी डिस्क्रिपेंसी। अगर कोई कैंडिडेट अपनी कैटेगरी को गलत दिखाता है और ही इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, तो आपको उस राउंड के लिए तो आप आउट ही हो गए, और अगले राउंड के लिए भी आपको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। ठीक है, इसलिए इन तीनों बातों का पूरा ध्यान रखना है। अभी आज की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो सैनिक सोसाइटी ने दिया है, उसके हाइलाइट्स यही हैं जो मैंने मेहनत करके और आपके लिए लेके आया हूँ। उसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप दूसरों को भी बताएं, सो दैट दे आर आल्सो अवेयर ऑफ द प्रोसीजर्स।